अब हम नेक्स्ट वीडियो जो है, पहले लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था एप्लीकेशंस का फर्स्ट पार्ट, जिसमें हमने हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड और क्वीन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड पढ़े। इसी के आगे हम अब पढ़ रहे हैं ग्लास इलेक्ट्रोड। तो अदर एप्लीकेशंस में ही आएगा अगर हम पीएच कैलकुलेट करने के लिए ग्लास इलेक्ट्रोड का उपयोग करते हैं। ये जब दो अलग अलग कंसंट्रेशंस के हमने सॉल्यूशंस लिए हैं और उसमें हमें एक चीज़ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हमें यहाँ पर हाई कंडक्टिविटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट वाले कांच की एक झिल्ली द्वारा सॉल्यूशंस को अलग करना होगा। तो इसको हम कहते हैं कांच विलयन इंटरफेस या कांच विलयन अंतरापृष्ठ। और ये जो हम झिल्ली लगाते हैं, जो हम मेम्ब्रेन लगाते हैं, इस मेम्ब्रेन पर ही पोटेंशियल उत्पन्न होता है। ठीक है, तो आपको बात समझ आई कि जब हम दो अलग अलग कंसंट्रेशंस के जिनके हाइड्रोजन की एक्टिविटी अलग अलग होगी, उनको हम एक ऐसी मेम्ब्रेन से अलग करते हैं जो ग्लास की बनी होती है और उसकी कंडक्टिविटी भी ज़्यादा है और मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा है। और जो पोटेंशियल है जो वो किस पर उत्पन्न हो रहा है, उसी मेम्ब्रेन पर, इंटरफेस पर। अब यह जो पोटेंशियल है वो हमें क्या दे रहा है, दोनों विलयन के हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन, अर्थात दोनों के जो पीएच का अंतर है वो हमें बता रहा है। यदि एक विलयन की पीएच को हम कांस्टेंट कर देते हैं तो फिर हम दूसरे की पीएच को चेंज करके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक सिंपल सी इक्वेशन है, नर्स्ट इक्वेशन, कि Eg बराबर E0G माइनस RT बाय F ln एक्टिविटी ऑफ H प्लस आयन। E0G क्या है, स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, मानक इलेक्ट्रोड विभव है कांच के इलेक्ट्रोड का। तो Eg बराबर E0G प्लस ln को हमने किस में बदल दिया, लॉग में। तो लॉग ऑफ एक्टिविटी H प्लस किसके हो जाएगा, पीएच के, और RT बाय F की जगह हम वैल्यू रखें तो एक सिंपल चीज आ जाएगी, प्लस 0.0591 pH। तो इसके द्वारा हम क्या निकाल सकते हैं, पीएच निकाल सकते हैं। और ये जो इलेक्ट्रोड अभिक्रिया है इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन आयन का अपचयन होगा। कांच का इलेक्ट्रोड जो है, जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, वो एक विशेष प्रकार की ग्लास की ट्यूब का बना है। आप देख रहे हैं एक डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, और जिसमें हम जिसकी कंडक्टेंस और मेल्टिंग पॉइंट दोनों जो है वो ज्यादा होनी चाहिए। अब देखो, एक जो सिरा है वो हमने बल्ब के आकार का लिया है और हम इसमें एक निश्चित विलयन को भरते हैं जिसकी पीएच भी फिक्स होती है। तो नॉर्मली हम क्या लेते हैं, 0.1 m HCl। तो ये जो बल्ब वाली चीज है, ये जो ग्लास इलेक्ट्रोड है, उसका नीचे का सिरा बल्ब के आकार का है और इसमें हमने भर दिया 0.1 m HCl। इसको हम किसमें डुबो रहे हैं, इसके अंदर हमने एक सिल्वर का तार डुबो दिया है, Ag का वायर, और जिस पर क्या है, कोटेड है वो किससे, सिल्वर क्लोराइड से। तो ये हमारा ग्लास इलेक्ट्रोड हुआ। क्या इलेक्ट्रोड हुआ, जिसमें सिल्वर का तार है जो AgCl सॉलिड से कोटेड है या परत चढ़ी हुई है, और इसको हमने HCl के सॉल्यूशन में डिप किया हुआ है जो कितनी कंसंट्रेशन का है, 0.1 m HCl का, और ये पूरे के पूरे किसमें बंद हैं, कांच में। तो ये पूरी जो चीज है वो हमारी कहलाती है ग्लास इलेक्ट्रोड। अब सेल बनाने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इस ग्लास इलेक्ट्रोड के साथ एक रेफरेंस या संदर्भ इलेक्ट्रोड ले रहे हैं। तो जो संदर्भ इलेक्ट्रोड है वो कौन सा लिया है हमने, SCE का मतलब होता है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड। सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड को हमने डिप किया है, और ये दोनों जो है वो एक अननोन सॉल्यूशन में डिप हुए हुए हैं जिसकी पीएच हमें ज्ञात करनी है। तो इस तरह से हमने एक सेल बनाया है। अब कांच के इस इलेक्ट्रोड के साथ, जैसा कि हमने पढ़ा, सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड को जोड़ा, एक अज्ञात सॉल्यूशन के पीएच की
गणना की। तो सेल डायग्राम क्या हुआ? एनोड हमारा है ग्लास इलेक्ट्रोड का, Ag, AgCl सॉलिड, HCl 0.1 m सॉल्यूशन है और कांच की बंद बल्ब में है। फिर हमने इसको कांटेक्ट में रखा है अननोन सॉल्यूशन ऑफ पीएच के। फिर साथ में संदर्भ इलेक्ट्रोड के रूप में कैथोड लगा हुआ है सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड का। तो सैचुरेटेड कैलोमल इलेक्ट्रोड को हम कैसे लिखते हैं? KCl का विलयन सैचुरेटेड, फिर Hg2Cl2 और Hg। तो E ऑफ सेल, ये सेल बन गया। अब सेल का सेल विभव निकालना है, तो E सेल बराबर क्या होता है? E राइट माइनस E लेफ्ट। कैलोमल का हमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता है, तो हम 0.2415 लिख देते हैं माइनस EG। EG किसके बराबर है? हमने अभी पिछले लास्ट स्लाइड से कैलकुलेट किया। E0G, चूंकि मैं प्लस था तो दोनों माइनस हो गए, तो माइनस E0G माइनस 0.0591 pH। ठीक है, या pH किसके बराबर हो जाएगा? 0.245 माइनस E0G माइनस E सेल अपॉन 0.0591। तो इस तरह से अगर हमें सेल का पोटेंशियल पता हो और ग्लास का मानक इलेक्ट्रोड विभव रख लें, तो अज्ञात विलयन का पीएच हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो E0 का मान कैसे निकाला जाए? तो E0 के मान को कैलकुलेट या निर्धारण करने के लिए हम एक नोन पीएच के विलयन से बने हुए सेल का विद्युत वाहक बल नाप लेते हैं। सेल का विद्युत वाहक बल नापने के लिए हम क्या करते हैं? वैक्यूम के साथ एक पोटेंशियोमीटर काम में लेते हैं। और क्योंकि हमने कांच जो है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, कांच का बल्ब जो है, अतः सामान्य पोटेंशियोमीटर हम काम में नहीं ले सकते, कोई मतलब नहीं है। तो हमें एक लेना पड़ता है वैक्यूम वाला पोटेंशियोमीटर, मतलब हाई सेंसिटिविटी वाला पोटेंशियोमीटर काम में लेते हैं। क्यों लेते हैं आपसे पूछा जाए? क्योंकि कांच का जो बल्ब है उसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, उच्च है। कांच के इलेक्ट्रोड का पीएच मापन में बहुत ज्यादा उपयोग होता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रोड सरलता से ही ऑक्सीकारक, अपचायक आदि अम्लों से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है, इसकी कैपेसिटी बहुत अच्छी है और सेंसिटिविटी अच्छी है। इसलिए हम ग्लास इलेक्ट्रोड्स को सामान्य तौर पर पीएच के मापन में प्रयोग में लाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि ग्लास इलेक्ट्रोड की उपयोगिता क्या है, तो ये सरलता से ऑक्सीकारक, अपचायक अम्लों आदि से अनाफेक्ट रहता है, प्रभावित नहीं होता, इसलिए हम इसको अधिक उपयोग में लाते हैं। दूसरा एप्लीकेशन है, इतनी देर से जो हम पढ़ रहे थे, पहला एप्लीकेशन था पीएच का निर्धारण, जो हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा और इस वीडियो में भी पढ़ा। अब हम आ रहे हैं अभिगमनांक का निर्धारण या डिटर्मिनेशन ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर। तो अभिगमनांक की जरूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि जब हमने सांद्रता सेल पढ़े थे, कंसंट्रेशन सेल्स पढ़े थे, तो हमने दो तरह के सेल्स पढ़े थे। एक था जिसमें अभिगमन रहित था और दूसरा था जिसमें अभिगमन युक्त था। अभिगमन मतलब आयनों का गमन। तो अब अभिगमन युक्त सांद्रता सेल का जब हम विभव निकालते हैं, तो उस विभव के द्वारा हम किसी भी अपघट्य यानी विद्युत अपघट्य के धनायन या ऋणायन के अभिगमनांक की गणना कर सकते हैं। ठीक है, तो जो हम कंसंट्रेशन सेल ऐसा ले रहे हैं जिसमें आयनों का अभिगमन हो रहा है और उस सेल का जो विभव है उसके द्वारा हम विद्युत अपघट्य के धनायन या ऋणायन किसी भी एक आयन के अभिगमनांक की गणना कर सकते हैं। शुरू में जब हम कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ रहे थे, तो हमने सेल के लिए सेल विभव की एक गणना की थी और उससे हमने एक फॉर्मूला निकाला था कि E बराबर प्लस माइनस T प्लस माइनस
V upon V plus minus RT upon NF ln activity of plus minus 2 upon activity of plus minus 1। दो इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं, दोनों की कंसंट्रेशन अलग अलग होती है। हाई कंसंट्रेशन वाले को ऊपर यानी 2 और 1। अब आप अगर भूल गए हो तो प्लस माइनस हमने इसलिए लगाया है कि जो इलेक्ट्रोड जिसके प्रति उत्क्रमणीय होगा वो साइन हम यहाँ पर रखेंगे। तो V बराबर V प्लस प्लस V माइनस है। V धनायन और ऋणायनों की संख्या है, V कुल आयनों की संख्या है, N धनायन या ऋणायन की संयोजकताएं हैं। ठीक है, तो ये हमारे ये हुआ। अब तीसरा एप्लीकेशन पर आ रहे हैं, विलेयता गुणनफल का निर्धारण। विलेयता जो है गुणनफल, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, ये जो चीज है ये आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो और फर्स्ट ईयर में भी हम आपको प्रैक्टिकली कराते हैं कि जब हम मिक्सचर्स आपको निकलवाते हैं तो आपको अगर ध्यान हो तो आपके कुछ फर्स्ट ग्रुप में आते हैं, कुछ सेकंड ग्रुप में आते हैं, कुछ थर्ड ग्रुप में आते हैं। तो जो भस्मीय मूलक हैं, बेसिक रेडिकल्स हैं, तो ये जो अलग अलग तरह के 6 ग्रुप्स बनाए गए हैं बेसिक रेडिकल्स के लिए, वो मुख्यतः विलेयता गुणनफल के कारण ही बनाए गए हैं। तो अल्पतम विलेय लवणों के विलयन में निम्नलिखित साम्य स्थापित हो जाता है। कैसे स्थापित हो जाता है? संतृप्त विलयन में ठोस लवण अपने आयनों के साथ साम्य में होते हैं। तो कोई सैचुरेटेड सॉल्यूशन लिया जिसमें Ba सॉलिड अवस्था में है और वही Ba लिक्विड अवस्था में है। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में सॉलिड जो है वो अपने आयंस के साथ साम्य में है, क्योंकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि ऐसा विलयन जिसमें पदार्थ थोड़ा ठोस अवस्था में भी होना चाहिए। तो ये हो गया Ba और फिर अपने आयंस के रूप में तो B प्लस प्लस A माइनस। तो इस साम्य के साम्य स्थिरांक की अगर हमें गणना करनी हो तो हम लिख सकते हैं K ऑफ सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, यानी विलेयता गुणनफल स्थिरांक किसके बराबर हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ B प्लस एंड कंसंट्रेशन ऑफ A माइनस। ये हमने ले लिया द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम के अनुसार। अब एक ऐसे सेल को बनाते हैं जिसमें ऊपर वाली रिएक्शन हो रही है। तो Ba सॉल्यूशन, फिर Ba सॉलिड और B। तो इस तरह का हमने एक सेल बनाया है। अब इस सेल में क्या इलेक्ट्रोड रिएक्शंस हो सकती है? तो एनोड पर रिएक्शन नॉर्मली क्या होती है? इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं। तो B इज कन्वर्टेड इनटू B प्लस प्लस E माइनस। कैथोड पर रिएक्शन होगी कि जो Ba सॉलिड है वो इलेक्ट्रॉन्स लेगा और फिर A माइनस B प्लस, और संपूर्ण सेल अभिक्रिया ये होगी कि Ba सॉलिड गिव्स B प्लस प्लस A माइनस। तो E सेल बराबर हो जाएगा E0 सेल माइनस RT/NF ln B प्लस A माइनस अपॉन Ba सॉलिड। जब हम सॉलिड की बात करते हैं तो हम क्या मान रहे हैं कि जो सक्रियता है वो हम लगभग स्थिर मान लेते हैं। अगर हमने साम्य अवस्था ली है तो साम्य अवस्था पर सेल का विभव 0 हो गया, तो ई सेल को हमने 0 लिख दिया। 0 बराबर E0 सेल माइनस RT/NF लॉग ऑफ KSP, जो कि किसके बराबर है? B प्लस इंटू A माइनस अपॉन Ba सॉलिड, KSP के बराबर हो गया। अब लॉग ऑफ KSP बराबर किसके हो गया? NF अपॉन 2.303 E0 सेल के। तो इस वैल्यू को हम सिंप्लीफाई करके क्या निकाल सकते हैं? सॉल्युबिलिटी
प्रोडक्ट। तो इस तरह से एप्लीकेशन पार्ट अब खत्म हो गया है, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप की एप्लीकेशंस सेल पोटेंशियल्स के द्वारा कैलकुलेट की। अब हम आ रहे हैं दूसरे टॉपिक पर, और ये है क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, विद्युत रासायनिक सेलों का वर्गीकरण। तो विद्युत रासायनिक सेलों को हम मुख्य रूप से 3 भागों में बांटते हैं, और ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये जो तीनों तरह के सेल्स हैं, इनको हम घरों में यूज करते हैं, पर हमें पता नहीं होता है कि ये कौन से टाइप के सेल्स हैं। तो हमने इन्हें 3 तरह से बांटा है। सबसे पहला है प्राइमरी सेल्स या प्राथमिक सेल्स। प्राइमरी सेल्स में ये अनुत्क्रमणीय है, इरिवर्सिबल है, मतलब एक बार रिएक्शन हुई, खत्म, उसके बाद हम उसको यूज नहीं कर सकते, इरिवर्सिबल। इसमें उच्च ऊर्जा रखने वाले पदार्थ शीघ्र क्रिया कर लेते हैं, विद्युत धारा उत्पन्न करते हैं। जब तक पदार्थ रहता है, अभिक्रिया चलती रहती है, धारा उत्पन्न होती रहती है। जैसे जैसे पदार्थ समाप्त होने लगता है, सेल खत्म हो जाते हैं, सेल निष्क्रिय हो जाते हैं। ठीक है, तो एक इरिवर्सिबल टाइप का सेल है जिसमें उच्च हाई एनर्जी रखने वाले पदार्थ तेजी से रिएक्ट हुए, करंट पास उत्पन्न एनर्जी, करंट रिलीज होनी शुरू हुई। जब तक पदार्थ है तब तक करंट होती रहती है। जैसे ही पदार्थ खत्म हुआ, सेल भी डिस्चार्ज हो गया। इस तरह के सेल्स जो हैं वो कहलाते हैं, एग्जाम्पल्स में सोडियम मरकरी सेल, जिंक मरकरी सेल, लेक्लेंजे सेल, वोल्टिए सेल और ड्राई सेल। और इन सब टाइप के सेलों को हम किस में यूज करते हैं? देखिए, आप जो पेंसिल सेल यूज करते हैं घड़ियों में, टेप रिकॉर्डर्स में, कैमरे में, ट्रांजिस्टर्स में, सब में एक पेंसिल सेल लगता है। तो वो सारे तरह के सेल कैसे हैं? प्राइमरी सेल हैं, जिनको हम दोबारा एक्टिव नहीं कर सकते। एक बार खत्म हुआ और हम उसको उठा के फेंक देते हैं। दूसरे तरह के सेल हैं जिन्हें हम बोलते हैं सेकेंडरी सेल्स। ये सेकेंडरी सेल्स रिवर्सिबल हैं। इनमें भी उच्च ऊर्जा रखने वाले पदार्थ हैं, तेजी से क्रिया करते हैं, करंट जनरेट होनी शुरू हो जाती है और फिर ये इनएक्टिव हो जाते हैं। इन पदार्थों को बाहरी स्रोत से हम दोबारा चार्ज कर सकते हैं और एक्टिव बना सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक बार इन्होंने करंट जनरेट की, इनएक्टिव हुए, हमने बाहरी स्रोत से इन्हें फिर चार्ज कर दिया और ये सेल दोबारा काम में आए जा सकते हैं। तो इस प्रकार के सेल्स का सबसे अच्छा उदाहरण है लेड स्टोरेज सेल, जो कि हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है और जिसको बोलचाल की भाषा में हम बैटरी कहते हैं। बैटरी हमने बहुत डिटेल में पढ़ी है। तो बैटरीज जो हैं और इनका काम हम कहाँ यूज में करते हैं? कारों में, मोटर गाड़ियों में, रेलों में, इन सब जगह पर हम बैटरीज का उपयोग करते हैं। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि खत्म हुई और कार खड़ी हो गई, नहीं। तो हम इसको डिस्चार्ज होते हैं, दोबारा रिचार्ज करते हैं और लगातार ये काम में आती रहती है। तो पेंसिल सेल्स प्राइमरी सेल्स हैं जो ड्राई सेल्स के रूप में फेंक दिए जाते हैं। सेकेंडरी सेल्स रिचार्ज होते हैं, जिन्हें हम बैटरीज कहते हैं और जो वो गाड़ियों और रेलों में प्रयोग में लाए जाते हैं। तीसरे टाइप के सेल्स हैं फ्यूल सेल्स। और फ्यूल सेल्स जो हैं वो भी प्राइमरी सेल्स के समान ही होते हैं। बहुत उच्च ऊर्जा रखने वाले पदार्थ होते हैं, मटेरियल है, लेकिन ये पदार्थ फ्यूल जैसे हाइड्रोजन और हाइड्रोकार्बन ही होते हैं। ताकि होगा क्या कि जब फ्यूल है जलता है, कंबशन हुआ, तो इसकी रासायनिक अभिक्रियाएं जो हैं वो विद्युत धारा को उत्पन्न करती हैं। ये फ्यूल जलते हैं और जलने के फलस्वरूप इनसे करंट उत्पन्न होती है और इन सेलों को इस प्रकार बनाया जाता है कि इनमें ईंधन लगातार भरते रहें
और विद्युत ऊर्जा लगातार मिलती है। ठीक है, तो एक डिफरेंस है तो प्राइमरी सेल जैसे ही कि फ्यूल है, भरा हुआ है, पर फ्यूल भी अलग तरह का है कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रोकार्बन से होते हैं, जो कंबंशन होता है, जलते हैं, जलने से हमें विद्युत धारा उत्पन्न होती है, ऊर्जा प्राप्त होती है, और इन सेलों में हम लगातार ऊर्जा को या ईंधन को भर सकते हैं। तो ये एक डिफरेंस है फ्यूल सेल्स में और प्राइमरी सेल्स में। तो इस तरह से 3 तरह के सेल्स आप पढ़ते हैं: प्राइमरी सेल्स, सेकेंडरी सेल्स एंड फ्यूल सेल्स।